नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि हम उस चरण पर आ चुके हैं जबकि हम हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का सत्र 10वां सत्र है और हम हिंदी के क्षेत्र, कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है, भारत में कहाँ बोली जाती है, भारत के बाहर कहाँ बोली जाती है, कौन कौन सी हिंदी की बोलियां हैं जो हमें जानना चाहिए, उस पर हम गहराई से बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का सत्र शुरू करूं, मैं आपको एक बात के लिए सचेत करना चाहती हूं, जागरूक करना चाहती हूं। मैं ये देख रही हूं पिछले कुछ समय से कि आप लोग वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा विस्तार से हिंदी भाषा को पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा समझा रही हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप हिंदी भाषा को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, तब तक आप हिंदी साहित्य पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर सकेंगे। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। इसलिए ये सारे वीडियोस इतनी गहराई से बनाए जा रहे हैं जिससे कि कोई कमी, कोई कमजोरी हमारी भाषा में न रह जाए और हम साहित्य में भी उसी स्तर पर आकर के भाषा की विशेषताओं को पकड़ सकें। जब हम रचनाओं पर बात करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि अगर आप हिंदी भाषा के इन वीडियोस को अच्छी तरह से देख लेते, समझ लेते, तो आपके लिए विशेष टिप्पणी को समझ पाना कितना आसान हो जाता। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, मैं 2 टॉपिक अब ड्रॉप करने वाली हूँ, खड़ी बोली का उद्भव और विकास और देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास, नामकरण और मानकीकरण। ये 2 विषय अगर आप कहेंगे तो हम इन्हें शामिल करेंगे, अन्यथा इन्हें छोड़ेंगे। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो राजभाषा, राष्ट्रभाषा पर होगा और उसके बाद हम 2 सत्र केवल और केवल 101 हिंदी भाषा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम 12वीं की एक रचना उठाएंगे और फिर, क्योंकि बार बार कुछ बच्चों का आग्रह है कि हिंदी की रचनाएं शुरू की जाए 2nd ग्रेड की, तो 12वीं की रचनाएं उठाएंगे और उसके बाद फिर हम आदिकाल शुरू करेंगे। तो हमारा क्रम रहेगा कि हम इतिहास भी चलाते रहेंगे और बीच बीच में अपने उसको, मन को बदलने के लिए, मूड को बदलने के लिए, भाव को बदलने के लिए हम रचनाओं का आनंद भी लेते रहेंगे, उन्हें भी गहराई से समझते रहेंगे। तो आप निरंतर जुड़े रहिए और आज इस बात को गहराई से गांठ बांध लीजिए कि अगर नींव कमजोर होगी तो साहित्य की इमारत बुलंद नहीं हो सकती। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। अब सबसे पहली बात ये कि हम आज के सत्र में पढ़ने क्या वाले हैं। तो हमारे आज के चर्चा के विषय होंगे हिंदी भाषी मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, दूसरा हिंदी भाषी उपक्षेत्र कौन से हैं। मुख्य क्षेत्र विस्तृत होते हैं, उपक्षेत्र उस विस्तृत क्षेत्र में कुछ एक क्षेत्र जो होते हैं छोटे छोटे, विशाल क्षेत्र से बड़े, विशाल क्षेत्र से कुछ छोटे, उन्हें उपक्षेत्र कहा जाता है। अब तीसरा बिंदु हम लेंगे हिंदी भाषी भारतेतर उपक्षेत्र कौन से हैं, क्योंकि दोस्तों आपको ये जानना चाहिए कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो केवल भारत में नहीं बोली जाती बल्कि भारत के बाहर भी कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां हिंदी बोली जाती है। अगला हमारा बिंदु रहेगा पश्चिमी और पूर्वी हिंदी की बोलियों का संक्षिप्त परिचय, जिससे कि हम हिंदी के व्यापक स्वरूप को अच्छी तरह से हृदयंगम कर सकें, समझ सकें। और आज के हमारी चर्चा के आधार ग्रंथ होंगे हिंदी भाषा का इतिहास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, हिंदी उद्भव, विकास और रूप, डॉक्टर हरदेव बाहरी, और हिंदी भाषा का इतिहास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला बिंदु, हिंदी भाषा, हिंदी भाषी मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी वे क्षेत्र भारत के जहां हिंदी भाषा मुख्य भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती है, बोली जाती है, विचार विनिमय का माध्यम बनाई जाती है। तो वो क्षेत्र हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र का कुछ भाग। महाराष्ट्र का कुछ भाग क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा विकसित हुई, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में कुछ जगहों पर हिंदी बोली जाती है लेकिन मराठी का वहां पर प्राधान्य है, इसलिए यहां लिखा गया है महाराष्ट्र का कुछ भाग। आगे चलते हैं। अब हिंदी भाषा का उपक्षेत्र कौन सा है, यानी जहां मुख्य भाषा के रूप में नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है, वो है कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाषी
क्षेत्र, यानी यहाँ पर प्रमुख भाषा जो है वो कन्नड़ और तेलुगु है, लेकिन हिंदी भी यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण विचार विनिमय का साधन है, इसलिए इन्हें उप क्षेत्र कहा गया है। कलकत्ता, शिलोंग, मुंबई, अहमदाबाद, अहमदाबाद में गुजराती प्रधान है, मुंबई में तो भाषाओं का मेल है, संगम है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और बंबई या हिंदी तो बिल्कुल अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। तो इसी तरह से यहाँ कलकत्ता में बंगला है और शिलोंग में मेघालय की वहाँ की जो भाषा है वही वहाँ बोली जाती है। तो प्रमुख भाषाएं इन क्षेत्रों में अलग हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक विचार विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम वहाँ अपनी प्रमुख भाषा के अलावा हिंदी भी है। अगला बिंदु है हमारा भारतेतर उप क्षेत्र कौन से हैं, यानी भारत के बाहर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हिंदी बोली जाती है। तो देखिए, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, नेपाल, दक्षिणी अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान की सीमाएं यानी केवल सीमावर्ती प्रदेश, और अमेरिका का कुछ क्षेत्र जहां हिंदी बोली जाती है। वैसे भी हिंदुस्तानी लोग, भारतीय लोग विश्व में कहाँ नहीं है, सभी जगह हैं, और जहां भारतीय हैं वहां हिंदी तो स्वाभाविक रूप से होगी ही। आगे चलें, अब हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों पर बात करते हैं। आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा में पूछा जा सकता है वो ये याद रखना है दोस्तों कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। अगर कभी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं आपको याद रखनी है और 18 बोलियां हैं। अब सबसे पहली जो उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो हमने पढ़ा था शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, और इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं। देखिए, ये जो 5 उपभाषाएं हैं, इन 5 उपभाषाओं में अलग अलग बोलियां शामिल हैं, जो कुल मिलाकर जिनकी संख्या 18 बनती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पहले हिंदी, उसके बाद उसकी 5 उपभाषाएं, और उसके बाद उन 5 उपभाषाओं की 18 बोलियां। इस तरह से आपको इस क्रम को याद रखना है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं ये आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। कौरवी यानी खड़ी बोली, खड़ी बोली का एक नाम कौरवी भी है। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौरवी किस भाषा को कहा जाता है, तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। ब्रजभाषा इसमें शामिल है, हरियाणवी शामिल है, बुंदेली और कन्नौजी। ये बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं। कितनी हुई? ये 5 बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शामिल की गई हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मत है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। वो ये मानते हैं कि ताजुज़बेकी और निमाड़ी, निमाड़ी मध्य प्रदेश में एक स्थान है, निमाड़ वहां की भाषा है, जिसे राजस्थानी का अंग मानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। लेकिन भोलानाथ तिवारी मानते हैं कि निमाड़ी को पश्चिमी हिंदी की बोलियों में ही शामिल किया जाना चाहिए, और ताजुज़बेकी ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में जो भाषा बोली जाती है सीमावर्ती प्रदेश में, वहां पर जो भाषा बोली जाती है उसको इन्होंने ताजुज़बेकी नाम दिया है। और क्योंकि ये भाषा खड़ी बोली के बहुत निकट उन्हें प्रतीत होती है, इसलिए वो मानते हैं कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों में इन 5 बोलियों के अलावा ताजुज़बेकी और निमाड़ी को भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन सर्वमान्य मत ये नहीं है, ये भोलानाथ तिवारी का अपना एक मत है। आगे चलते हैं। दूसरी जो उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इन पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा आगे करेंगे। तो 2 उपभाषाएं हम जान चुके हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, और इसकी पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हमने जान ली हैं, और पूर्वी हिंदी की हमने अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियों पर बात कर ली है। आगे चले। तीसरी जो उपभाषा है वो है राजस्थानी, यानी 3 उपभाषाएं हो गई। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी। अब राजस्थानी में यूं तो बहुत अलग अलग वर्गीकरण राजस्थानी भाषाओं के किए गए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें 6 भागों में विभाजित किया है, और भोलानाथ तिवारी केवल पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी की ही मोटे तौर पर बात करते हैं और फिर उनका आंतरिक वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सर्वमान्य मत के अनुसार राजस्थानी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और दोस्तों, यहां प्रसंगवश एक बात और बता दूं कि ये जो राजस्थान शब्द है, इस शब्द का
स्थान के रूप में, प्रदेश के रूप में पहला उपयोग, जीके का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि पहला उपयोग कर्नल टॉड ने किया था अपने ग्रंथ एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, प्रदेश के रूप में लेकिन कर्नल टॉड ने किया था। लेकिन अगर बात करें भाषा के रूप में, तो भाषा के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। जॉर्ज ग्रियर्सन जिन्होंने राजस्थानी का भाषा के रूप में प्रयोग किया, और कर्नल टॉड पूरा नाम है उनका कर्नल जेम्स टॉड। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह से इस नाम से परिचित होंगे। कर्नल जेम्स टॉड ने इसका राजस्थान का शब्द का पहला प्रयोग किया था प्रदेश के अर्थ में, और भाषा के अर्थ में किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर सर्वमान्य मत के अनुसार जो राजस्थानी हिंदी की जो तीसरी उपभाषा है उसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी यानी जयपुरी, जिसे ढूंढाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि जयपुर का पुराना जो नाम था, जबकि एक छोटा सा राज्य ये हुआ करता था, उसका नाम था ढूंढाड़। उत्तरी राजस्थानी यानी मेवाती, और दक्षिणी राजस्थानी यानी मालवी। तो इन 4 वर्गों को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। चौथी उपभाषा है पहाड़ी। पहाड़ी के विषय में एक बात और याद दिला दूं कि अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि पहाड़ी भी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई, और कुछ विद्वानों ने पहाड़ी भाषाओं की चर्चा ही नहीं की है। लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी एक ऐसे विद्वान हैं जो खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषाओं की उत्पत्ति मानते हैं। और पहाड़ी जो उपभाषा है उसकी 3 बोलियां हैं, पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी में नेपाली भाषा आती है, पश्चिमी पहाड़ी में हिमाचल प्रदेश की बोलियां आती हैं, और मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमायूनी और गढ़वाली बोलियां आती हैं। अब 5वीं जो भाषा आती है वो है बिहारी, और बिहारी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। और आपको ध्यान रखना है, पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी कि भोजपुरी प्रांतीय स्वरूप के आधार पर बिहारी में शामिल की गई है, लेकिन वास्तव में भोजपुरी भाषा को अगर उसकी संरचना, उसकी विशेषताओं के आधार पर देखा जाए तो ये अवधी के बहुत अधिक निकट प्रतीत होती है। और मगही और मैथिली साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध भाषा है। तो ये 5 उपभाषाएं हुई हिंदी की। ये हिंदी का पूरा स्वरूप है दोस्तों। तो ये 5 उपभाषाएं हैं, और इन 5 उपभाषाओं में से प्रत्येक उपभाषा की अपनी अलग अलग बोलियां हैं, जो कुल मिलाकर जिनकी संख्या कितनी है? 18। तो इस प्रकार हिंदी के स्वरूप में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। चलिए आगे चलते हैं और परिचय प्राप्त करते हैं हिंदी की बोलियों का। संक्षिप्त परिचय एकदम। सबसे पहले खड़ी बोली। खड़ी बोली क्यों महत्वपूर्ण है? खड़ी बोली इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज जितना भी गद्य साहित्य लिखा जा रहा है वो सब खड़ी बोली में है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी काव्य सृजन किया जा रहा है वो सब खड़ी बोली में है। तो अगर हमें साहित्य को, हिंदी साहित्य को अच्छी तरह से समझना है, उस पर अपनी पकड़ बनानी है, तो दोस्तों हमारे लिए जरूरी है कि हम खड़ी बोली के स्वरूप को अच्छी तरह से समझें। तो मोटे तौर पर खड़ी बोली शब्द का जो नाम है, संक्षेप में मैं आपको बता दूं, ये खड़ापन, यानी कुछ विद्वान कहते हैं कि इस भाषा में खड़ापन था। जैसे ब्रज भाषा कोमल भाषा है और ब्रज भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली में खड़ापन है, क्योंकि ब्रज भाषा में छोरा गयो यानी कोमलता है, एक लहजा है, एक लहर है। लेकिन खड़ी बोली में क्या है? लड़का गया यानी खड़ापन है। तो उस खड़ेपन के कारण इसे खड़ी बोली कहा गया। दूसरा, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि यहाँ खड़ी पाई का प्रयोग बहुत किया जाता था, इसलिए ये खड़ी बोली है। तो चलिए, खड़ी बोली का एक नाम कौरवी भी है। अब इसको राहुल सांकृत्यायन ने कहा, कौरवी नाम दिया। और कौरवी नाम उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि ये कुरु जनपद में बोली जाती थी, जो कौरवों और पांडवों का क्षेत्र था। कुरु जनपद यानी दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र, वहां ये भाषा बोली जाती थी। इसलिए डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने इस खड़ी बोली को एक नाम दिया, कौरवी भाषा। ये आपको ध्यान में रखना है।
अब इसका विकास शौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। हम जानते हैं कि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है और पश्चिमी हिंदी का विकास कहां से हुआ? शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। तो निश्चित ही स्पष्ट है कि खड़ी बोली भी शौरसैनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई होगी। क्षेत्र इसके हैं देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर खड़ी बोली बहुत अधिक प्रयोग में लाई जाती है, बोली जाती है, यानी मुख्य भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। आगे चलें। अब दूसरी कुछ और महत्वपूर्ण बातें खड़ी बोली पर। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य खड़ी बोली में जितनी भी हिंदी की बोलियां हैं उनमें से सबसे ज्यादा लोक साहित्य की रचना खड़ी बोली में मिलती है और साहित्यिक रचनाएं, आज तक खड़ी बोली का साहित्य निरंतर विकासमान है। जो दूसरी बोलियां हैं वे समय के साथ कमजोर हो गई हैं, साहित्यिक दृष्टि से कमजोर हो गई हैं, लेकिन खड़ी बोली अपनी पूरी मजबूती, अपने पूरे प्रभाव, अपने पूरे सशक्त रूप में आज भी विकसित हो रही है, साहित्य का माध्यम बन रही है। इसकी उपबोलियां हैं पश्चिमी कौरवी, पहाड़ताली और बिजनौरी। और खड़ी बोली का जो सबसे शुद्ध रूप देखने को मिलता है वो बिजनौरी में देखने को मिलता है। और क्योंकि खड़ी बोली आकारांत भाषा है, मैंने कहा कि इस भाषा में ब्रज भाषा की तुलना में थोड़ा खड़ापन है, इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया। तो आकारांत यानी क्रियाओं के अंत में आ का प्रयोग होता है। मैंने ये बात आपको पहले भी समझा दी थी। यानी आकारांत का मतलब हुआ गया, खाया, सोया, सब में आ रहा है। जितनी भी क्रियाएं हैं सब में आ रहा है। हम जितना भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी जो बोल रही हूं वो आकारांत है क्योंकि मैं खड़ी बोली ही बोल रही हूं। तो चलिए आगे चलें। अब दूसरी जो बोली है पश्चिमी हिंदी की वो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा भी शौरसैनी अपभ्रंश के, वो तो उत्तरी रूप से विकसित हुई, लेकिन ये मध्यवर्ती रूप से विकसित हुई। और इसका क्षेत्र निश्चित है कि भाषा ब्रज है तो ब्रज प्रदेश ही होगा, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि ब्रज प्रदेश आखिर कौन से क्षेत्र को कहा जाता है। तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो ब्रज प्रदेश कहलाता है और वहाँ की भाषा है ब्रज भाषा। इसकी उपबोलियां हैं भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी और माथुरी। ये इसकी कुछ अंतर्बोलियां हैं, यानी कुछ उपबोलियां हैं जो ब्रज भाषा के अंतर्गत विकसित हुई। आगे चलते हैं। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ये भाषा भी एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली में एक साहित्यिक दृष्टि से अंतर क्या है? खड़ी बोली का जो साहित्य है वो आज भी विकासमान है, लेकिन ब्रज भाषा का साहित्य प्राचीन काल में जितना चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, मध्यकाल यानी भक्ति काल, रीति काल तक आते आते भी बहुत चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, लेकिन खड़ी बोली के उद्भव और विकास के बाद ब्रज भाषा में साहित्य सृजन बहुत कम हो गया है। तो यही अंतर है, जबकि दोनों ही भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध भाषाएं हैं, साहित्य की दृष्टि से भी पर्याप्त समृद्ध हैं। हम जानते हैं कि सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव और रत्नाकर और न जाने कितने बहुत सारे कवि जिनको हम उंगलियों पर गिन नहीं सकते, इतने सारे कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में अपना साहित्य रचा। और इस भाषा की खास बात क्या है? ये ओकारांत भाषा है, यानी क्रियाओं में आयो, गयो, सोयो, खायो इस तरह का प्रयोग होता है। तो क्योंकि ओ और औ, औकारांत और ओकारांत दोनों तरह की क्रियाएं यहाँ प्रयुक्त होती हैं, तो इस तरह की भाषा है, जबकि ब्रज भाषा आकारांत भाषा है, ये ध्यान रखना है। और अन्य शब्दों में उकारांतता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जैसे हम खड़ी बोली में बोलते हैं सब गए, लेकिन सब का यहाँ उकारांतता के कारण सब हो जाता है। गांव का गाम, व का म हो जाता है, गाम हो जाता है, और गाम का भी गामो हो जाता है क्योंकि उकारांत भाषा है। इसी तरह से काल यानी समय, उसका भी उकारांतता के कारण कालु शब्द परिवर्तित होकर हमारे सामने आता है। तो ये प्रमुख बात है जो ब्रज भाषा के विषय में हमें याद रखनी चाहिए। तीसरी जो बोली है वो है हरियाणी। उत्तरी शौरसैनी के पश्चिमी रूप से कर लीजिए इसको, से ये विकसित हुई। और इसका क्षेत्र कौन कौन से हैं? हरियाणा, पंजाब का कुछ भाग, दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र जहां हरियाणवी भाषा बोली जाती है,
जाटू और बांगरू इसकी प्रमुख बोलियां हैं। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। इस हरियाणवी भाषा को कुछ लोग बांगरू भाषा भी कहते हैं, बांगरू कह करके भी पुकारते हैं। तो इसका एक अन्य नाम जैसे खड़ी बोली का कौरवी है, उसी तरह से हरियाणवी का बांगरू भी है। जाटू, बांगरू, और ये इसकी दो मुख्य बोलियां हैं। कुछ विद्वान इसे बांगरू के नाम से भी पुकारते हैं और लोक साहित्य का इसमें भी सृजन किया गया। लेकिन जिस ऊंचाई पर ब्रज भाषा का लोक साहित्य पहुंचा, उस ऊंचाई, उसकी अपेक्षा ये साहित्य उतना समृद्ध नहीं है। आगे चलें। अब चौथी जो बोली आती है वो है बुंदेली। बुंदेली नाम से ही आपको स्पष्ट पहचान में आ गया होगा, बुंदेलखंड की भाषा है। शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। अब इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा सागर, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद में ये बुंदेली भाषा बोली जाती है। इसमें बहुत अधिक लोक साहित्य रचा गया। इसमें से ईसुरी के फाग बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। ईसुरी बुंदेलखंडी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोक काव्यों की रचना की। आप कहीं भी किसी भी विकिपीडिया पे भी सर्च करेंगे तो आपको ईसुरी की रचनाओं के बारे में, यहाँ तक कि कविता कोश में भी ईसुरी की रचनाओं के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो खास तौर पर इनके लोक साहित्य में से जो स्वरूप सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ वो है ईसुरी के फाग, यानी उनके होली से संबंधित गीत। वो बहुत अधिक लोकप्रिय हुए, जन जन में गाए जाते थे बुंदेलखंड में। तो ये बुंदेलखंड की का एक प्रसिद्ध साहित्यिक रूप है। आगे चलें। बनाफरी, राठौड़ी और लोधांती ये इसकी प्रमुख बोलियां हैं। 3 बोलियां हैं, बनाफरी, राठौड़ी और लोधांती। आल्हा, आल्हा खंड आपको ध्यान होगा, आल्हा खंड जिसके रचयिता कवि जगनिक माने जाते हैं और बहुत ही लोकप्रिय साहित्यिक रचना है ये। इसे हिंदी साहित्य में भी स्थान दिया गया है और ये बुंदेली में लिखी गई है। और ये जो जगनिक थे दोस्तों, ये चंदवरदाई के समकालीन थे। और बुंदेलखंड में एक चंदेल वंश के राजा हुए परमर्दी देव। इस परमर्दी देव के दरबारी कवि थे जगनिक, जिन्होंने आल्हा खंड लिखा, आल्हा लिखा। और वो आल्हा जो हिंदी साहित्य की एक अनमोल धरोहर के रूप में आज माना जाता है और आदिकाल की रचनाओं में इसे शामिल किया गया है। आगे चलें। अगली जो बोली है वो है कन्नौजी। इसका विकास भी शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। इसका क्षेत्र कौन सा है? इसका क्षेत्र है इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत तथा इसके आसपास का कुछ क्षेत्र, जहां पर कन्नौजी भाषा बोली जाती है। और ब्रज भाषा और कन्नौजी भाषा में पर्याप्त समानता है और इस समानता के कारण कुछ लोग, कुछ विद्वान, लोगों का मतलब है विद्वान, कुछ विद्वान इसे ब्रज भाषा की एक उपबोली के रूप में स्वीकार करते हैं। उपबोली को एक साथ कर लीजिएगा। तो ये कन्नौजी भाषा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे चलें। अगली जो बोली आती है वो है अवधी। अवधी अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई और पूर्वी हिंदी की बोली है। अभी तक हमने जो 5 बोलियां पढ़ी वो पश्चिमी हिंदी की बोलियां थी और अब हम पूर्वी हिंदी की बोलियों पर आ गए हैं। यानी छठी बोली कौन सी है? अवधी है, जो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। पश्चिमी हिंदी की बोलियां किससे विकसित हुई थी? शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी। और ये पूर्वी हिंदी की बोली है, वो पश्चिमी हिंदी की बोलियां थी। कैलॉग और बीम्स जो विदेशी विद्वान हैं, उन्होंने इसे बैसवाड़ी कहकर संबोधित किया है। यानी एक और महत्वपूर्ण तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, किस भाषा को बैसवाड़ी कहा जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या? अवधी को बैसवाड़ी कहा जाता है। जिस तरह से खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? कौरवी। हरियाणवी को क्या कहा जाता है? बांगड़ू। उसी तरह से अवधी भाषा का एक अन्य नाम बैसवाड़ी है। और तुलसीदास की भाषा को भी इन कैलॉग और बीम्स नामक जो विद्वान हैं, उन्होंने बैसवाड़ी भाषा कहा है। जबकि हम लोग ये कहते हैं कि तुलसी का रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य है। तो उस भाषा को कैलॉग और बीम्स जैसे विद्वान बैसवाड़ी भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान बैसवाड़ी में अवधी और बघेली दोनों को शामिल करते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि ये बैसवाड़ी एक ऐसी विस्तृत भाषा है जिसमें अवधी और बघेली
दोनों शामिल हैं, यानी दोनों की विशेषताएं समान रूप से मिश्रित हमें दिखाई देती हैं। चलिए आगे चलें, अगले बिंदु पर बात करते हैं। अब बैसवाड़ी अवधि की एक उपभोली है। देखिए, पहले विद्वानों ने कहा कि बैसवाड़ी में ही अवधि उसकी एक उपबोली है, लेकिन अब बात उल्टी हो चुकी है। बैसवाड़ी को अवधि की एक उपबोली के रूप में माना जाता है, और ये बैसवाड़ी जो है वो उन्नाव और रायबरेली के क्षेत्रों के बीच बोली जाती है। इसमें समृद्ध साहित्य की रचना हुई है। भक्ति काव्य और भक्ति काल का जो प्रेमाख्यानक काव्य है, सूफी काव्य परंपरा में जो भी रचनाएं लिखी गई, उन सब की भाषा अधिकांशतः क्या है? अवधि है। रामचरितमानस और पद्मावत अवधि की श्रेष्ठतम कृतियां हैं। आगे चलें। लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, गोंडा बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और फतेहपुर, यानी इस पूरा का पूरा जो स्थान है, ये पुराने समय में अवध क्षेत्र कहा जाता था। और क्योंकि ये सारे क्षेत्र मिलकर सामूहिक रूप से अवध क्षेत्र का निर्माण करते थे, इसलिए इस भाषा को क्या कहा गया? अवधी भाषा कहकर पुकारा गया। आगे चलें, बघेली पर बात करते हैं। बघेली भी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीन उपबोलियां हैं पूर्वी हिंदी की। बघेली पर हम बात कर अवधी पर हम बात कर चुके हैं। अब बघेली पर बात करते हैं। बघेली भी अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी की एक बोली है। रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, मैहर और आसपास के क्षेत्र, यानी जिस क्षेत्र को बघेलखंड कहा जाता है। देखिए, अवधी अवध प्रदेश की भाषा, और बघेली जिन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से बघेलखंड कहा जाता था, यानी अंग्रेजों के शासनकाल तक ये क्षेत्र बघेलखंड ही कहलाता था, उस क्षेत्र की भाषा है बघेली। लोक साहित्य इसमें भी बहुत अधिक लिखा गया, और इसकी प्रमुख बोलियां हैं तिरहारी, जुड़ार और गहोरा आदि। आगे चलें। अब तीसरी भाषा आती है पूर्वी हिंदी की, और वो है छत्तीसगढ़ी। इसका विकास भी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। आपको अलग अलग रखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई? पूर्वी हिंदी विकसित हुई अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो निश्चित है, स्वाभाविक है, सहज है कि उससे निकली जितनी भी बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की, वो भी अर्धमागधी अपभ्रंश से ही विकसित हुई होंगी। अब इसकी प्रमुख बोलियां कौन कौन सी, ये कहां कहां बोली जाती है? सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव और कांकेर, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। और इसकी प्रमुख बोलियां हैं सरगुजिया, सदरी, बैगानी और बिंझवाली। ये प्रमुख बोलियां हैं जो छत्तीसगढ़ी की बोलियां हैं। आगे चलें। अब आती है राजस्थानी। राजस्थानी पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। शौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। गुड़गांव, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल, इंदौर, खानदेश, बरार, उदयपुर, जैसलमेर, पूर्वी सिंध, जोधपुर, बीकानेर आदि बहुत सारे क्षेत्रों में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। बहुत विस्तृत है इसका क्षेत्र। हम अभी तक हम यही मानते हैं कि केवल जो राजस्थान प्रांत है उसमें ही राजस्थानी बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थानी के बाहर भी इस भाषा का प्रयोग कुछ स्थानों पर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न आपको सोचने के लिए मैं छोड़ रही हूं, क्योंकि हम इसकी विस्तार से जब हमने भाषा का अर्थ और स्वरूप पढ़ा था तो चर्चा कर चुके हैं कि भाषा की एक ऐसी प्रकृति होती है जिसके कारण इस तरह से भाषा अपने प्रदेश से बाहर भी प्रयोग में लाई जाती है, विचार विनिमय का माध्यम बनती है। तो आप अपने दिमाग पर जरा जोर डालिए। अगर आपने वो लेक्चर अच्छी तरह से ध्यान से सुना है तो ये इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। आगे चले। अब भोलानाथ तिवारी ने राजस्थानी को 4 वर्गों में विभाजित किया है। मोटे तौर पर मैंने आपको बताया था कि पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी 2 भागों में विभक्त करते हैं, लेकिन गहराई से उन्होंने इसे 4 भागों में विभक्त किया है। पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो अब संक्षेप में इन चारों राजस्थानी भाषा के रूपों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी कहा जाता है। जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में ये पश्चिमी राजस्थानी भाषा मिलती है, प्रयोग में लाई जाती है।
और उत्तरी राजस्थानी जो है जिसे मेवाती, आपको यह ध्यान रखना है कि पश्चिमी राजस्थानी का मतलब है मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी का मतलब है मेवाती। क्यों? क्योंकि ये मेवात प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा थी। अलवर, मेवात प्रदेश कौन सा है? अलवर और उसके आसपास का प्रदेश मेवात प्रदेश कहलाता था। गुड़गांव, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र जिसे मेवात भी कहते हैं। अब तीसरा जो राजस्थानी भाषा का रूप है वो है पूर्वी राजस्थानी यानी जयपुरी। जयपुरी यानी जिसे ढूंढाड़ी भाषा भी कहा जाता है। ये भी एक बहुत ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जयपुरी भाषा का दूसरा नाम क्या है या किस अन्य नाम से जयपुरी भाषा को पुकारा जाता है, तो वो शब्द है ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी नाम क्यों है जयपुरी भाषा का? क्योंकि जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ प्रदेश था। अब अगली जो भाषा है वो है पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी पर बात हम कर चुके। अगली भाषा है दक्षिणी राजस्थानी यानी राजस्थान के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली भाषा जिसे हम मालवी भी कहते हैं। और इसका क्षेत्र है इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद और निकटवर्ती प्रदेश जहां पर दक्षिणी राजस्थानी भाषा बोली जाती है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी और नीमाड़ी इसकी प्रमुख बोलियां हैं। इस पर ध्यान देना है हमें। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, जब पश्चिमी हिंदी की बोलियों पर हम बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि भोलानाथ तिवारी नीमाड़ी को भी पश्चिमी हिंदी की बोलियों में शामिल करने के पक्ष में है, जबकि अन्य विद्वानों के द्वारा ये बात स्वीकार नहीं की गई है। तो नीमाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में एक स्थान है दोस्तों जिसका नाम है नीमाड़। उस स्थान की भाषा है नीमाड़ी और राजस्थानी के काफी निकट है, इसलिए राजस्थानी की बोलियों में इसे शामिल किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि डिंगल राजस्थानी की प्रमुख बोली मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। यानी जो मारवाड़ी बोली लोक में प्रचलित है, जब वो परिष्कृत और परिमार्जित होकर साहित्यिक रूप में, भाषा के रूप में साहित्य में प्रयुक्त की गई तो उसने कौन सा रूप धारण किया? डिंगल रूप धारण किया। समृद्ध साहित्य है, रासो साहित्य की भाषा डिंगल भाषा ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। 10वीं जो बात आती है वो है पहाड़ी की। भोलानाथ तिवारी इसकी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। इसकी चर्चा हम पिछले सत्र में भी कर चुके हैं, लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी का कहना है कि इसका जन्म खस अपभ्रंश से हुआ। यानी पहाड़ी भाषाएं शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं बल्कि खस अपभ्रंश से विकसित हुई। ऐसा कौन से विद्वान मानते हैं? सुनीति कुमार चटर्जी मानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हिमाचल प्रदेश में भद्रवाह के उत्तर पश्चिम से लेकर नेपाल के पूर्वी भाग तक का जो क्षेत्र विस्तृत है वहां पहाड़ी भाषाएं बोली जाती हैं। पहाड़ी भाषा का क्षेत्र माना जाता है ये प्रदेश। अब इसकी बोलियां कौन कौन सी हैं? पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी पहाड़ी भाषा के प्रमुख रूप है, जिसके अंतर्गत नेपाली, कुमायूनी और गढ़वाली प्रमुख बोलियां शामिल की जाती हैं। नेपाली और कुमायूनी जो बोलियां हैं पहाड़ी की, उसमें साहित्य बहुत अधिक मात्रा में सृजित किया गया है, इसलिए इन बोलियों का साहित्यिक महत्व अत्यधिक है। गढ़वाली में देखिए, नेपाली और कुमायूनी बोलियों में तो क्या रचा गया है? साहित्य रचा गया है, यानी परिष्कृत साहित्य रचा गया है, लेकिन गढ़वाली में लोक साहित्य का सृजन किया गया है। इस अंतर को आपको ध्यान में रखना है। कुमायूनी राजस्थानी से बहुत अधिक प्रभावित प्रतीत होती है और ऐसा प्रतीत होता है कभी कभी कि ये राजस्थानी की ही एक बोली है, और यही कारण है कि भोलानाथ तिवारी इसे शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न मानते हैं और सुनीति कुमार चटर्जी इसे खस अपभ्रंश से उत्पन्न मानते हैं। आगे चलें। अब भाषा है बिहारी। मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। मागधी अपभ्रंश से विकसित और कौन कौन सी भाषाएं हैं? पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी। बिहारी, बंगला, असमिया और उड़िया, ये 4 जो भाषाएं विकसित हुई वो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। और उनमें से बिहारी जो भाषा है उसे कहाँ शामिल किया जाता है? उसे हिंदी की बोलियों में शामिल किया जाता है। क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि ये इसकी जो भाषाएं हैं वो हिंदी के बहुत निकट हैं। तो अब मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई और कहाँ बोली जाती है? उत्तर में नेपाल से दक्षिण में छोटा नागपुर तक, पश्चिम में बस्ती, जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर
और पूर्व में मालदा और दिनाजपुर तक का विस्तृत क्षेत्र है जहां बिहारी भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। और इसकी बोलियां कौन कौन सी हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली इसकी प्रमुख बोलियां हैं। भोजपुरी पर हम बात कर चुके हैं कि अवधि के बहुत निकट है। मगही और मैथिली पर मगही में बहुत अधिक साहित्य सृजन नहीं हुआ, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से मैथिली एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। आगे चलें। मैथिली में समृद्ध साहित्य की रचना हुई, ये बात मैंने आपको बता दी। विद्यापति की पदावली मैथिली के साहित्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मगही में लोक साहित्य तो मिलता है, लेकिन परिष्कृत जो साहित्य है वो नहीं मिलता। गोपीचंद और लौरिक की जो लोक गाथाएं हैं वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। बिहारी भाषा की लोक गाथाओं में कौन सी लोक गाथाएं प्रसिद्ध हैं? लौरिक और गोपीचंद की लोक गाथाएं बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, ये हुई हमारी हिंदी के स्वरूप पर बातचीत कि हिंदी के स्वरूप में क्या क्या शामिल किया जाता है। हिंदी के स्वरूप में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, जिन पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा पर, संपर्क भाषा किसे कहते हैं, संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, उन सारी बातों पर चर्चा होगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा अध्ययन को गंभीरता से लीजिए और बने रहिए। अब बात आती है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा उसकी जांच की जाए और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक नजर डाल ली जाए। अपने परीक्षक आप स्वयं हैं, आप खुद अपनी जांच कीजिए कि आपने जो पढ़ा उसमें से कितने उत्तर आपके सही हुए। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, मराठी और पश्चिमी हिंदी। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। क्योंकि मराठी हिंदी की भाषा नहीं है। मराठी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित है और दक्षिण की एक भाषा में के रूप में हमारे सामने आती है, जिसमें अपना एक स्वतंत्र समृद्ध साहित्य लिखा गया है। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? कन्नौजी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी कर लीजिए इसको दोस्तों। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ए विकल्प सही उत्तर है। कन्नौजी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तीसरा प्रश्न, भोजपुरी, मगही, मैथिली किस उपभाषा की बोलियां हैं? पहाड़ी की, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की या बिहारी की? तो अभी अभी हमने पढ़ा, डी विकल्प बिल्कुल सही है। बिहारी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कौरवी के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस प्रश्न पर, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और हरियाणवी इसके विकल्प हैं। और मैंने कम से कम 3-4 बार आज के सत्र में ही बता दिया है कि खड़ी बोली को कौरवी के नाम से जाना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने कुरु जनपद में बोले जाने के कारण इस खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था। ये बात आप अपने ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश या फिर पैशाची अपभ्रंश? तो अभी हमें शायद रट गया होगा कि ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। आगे चलें। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली नहीं है? कौन सी बोली है जो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित नहीं हुई है? बुंदेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों के जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले क्या अपनी स्मृति में ताजा करना है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी का रूप विकसित हुआ? तो कौन सी हिंदी का रूप विकसित हुआ? पूर्वी हिंदी। और फिर हमको दिमाग दौड़ाना है पूर्वी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, यानी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। अब कौन सी बची? बुंदेली। तो यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे चले। सातवां प्रश्न, किस बोली को कुछ विद्वानों ने बैसवाड़ी भी कहा है? ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी और ब्रज। तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अवधी को बैसवाड़ी कह करके पुकारा गया है। पहले बैसवाड़ी तुलसी के रामचरितमानस की भाषा मानी जाती थी। किनके द्वारा? कैलॉग और बीम्स नामक जो विदेशी विद्वान हैं उनके द्वारा। लेकिन अब बैसवाड़ी अवधी की एक बोली के रूप में स्वीकार की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र की बोली है? ये तो आप सब आराम से बता सकते हैं, अलवर, जयपुर, जोधपुर या बाड़मेर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ढूंढाड़, क्योंकि जयपुर का राज्य का पुराना नाम था, तो यहाँ की भाषा को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। नवा प्रश्न, सुनीति कुमार चटर्जी ने पहाड़ी बोलियों की उत्पत्ति अपभ्रंश के किस रूप से मानी है? इसकी चर्चा भी बहुत बार हो चुकी है, कैकय, टक, ब्राचर या खस। तो खस अपभ्रंश से उत्पत्ति सुनीति कुमार चटर्जी मानते हैं पहाड़ी बोलियों की, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 10वां प्रश्न, बिहारी की बोलियां किस अपभ्रंश से विकसित हुई? मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शौरसैनी से या पैशाची से? तो आपको ध्यान होगा, ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, मागधी अपभ्रंश से बिहारी की बोलियां विकसित हुई। और बिहारी के साथ साथ और कौन सी भाषाएं जो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई? वो हैं बंगला, असमिया और उड़िया। तो दोस्तों, ये हुई हमारी आज के सत्र की समाप्ति, इतिश्री। उम्मीद करती हूं कि यह सत्र आपके लिए बहुत उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहा होगा, और मेरी शिकायत को नज़रअंदाज मत करिए, गंभीरता से हिंदी भाषा को समझने की कोशिश करिए और जुड़े रहिए, ताकि हर सत्र में आप ज्ञानवर्धक सामग्री प्राप्त करें, उससे वंचित ना हों। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।